बधाई हो, आप माँ बनने वाली हैं। डॉक्टर की यह बात सुनते ही एंजली होश खो बैठी। वह हॉस्टल में रहती थी और अपनी पढ़ाई में मग्न रहती थी। हफ्ते में एक बार अपने परिवार से मिलने अपनी हवेली जाती थी। उसकी जिंदगी में आज तक किसी पुरुष का साया तक नहीं पड़ा था। फिर यह कैसे संभव था? उसने फिर से टेस्ट करवाया, लेकिन खबर सही थी। उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। 2 हफ्ते तक वह हॉस्टल के कमरे में इस अनहोनी पर रोती रही। फिर एक दिन उसे एक खत मिला। उसमें लिखा था, हेलो लिटिल गर्ल, तुम्हारे पेट में मेरा बच्चा पल रहा है, उसका ख्याल रखना। जब यह दुनिया में आएगा तो मैं बहुत धूमधाम से तुम्हें अपनाऊंगा। एंजली की रूह कांप उठी। वह बच्चा खत्म कराने के लिए डॉक्टर के पास गई, लेकिन अभी वह क्लिनिक के बाहर ही खड़ी थी कि विक्रम अपनी गाड़ी और गार्ड्स के साथ वहां आ गया। और डॉक्टर ने रिपोर्ट मेज पर रखी और चश्मा उतारकर उसे देखा। बधाई हो, आप माँ बनने वाली हैं। एंजली ने एक बार डॉक्टर को देखा और एक बार कागज को। ये कोई गलती हुई है? डॉक्टर ने सिर हिलाया। नहीं बेटी, रिपोर्ट बिल्कुल साफ है। 6 हफ्ते हो चुके हैं। एंजली की कुर्सी के नीचे से जमीन निकल गई। लेकिन यह संभव नहीं है। मैं आपको बता रही हूँ, ये हो ही नहीं सकता। डॉक्टर ने उसे गौर से देखा। उनकी आंखों में सहानुभूति थी, जो एंजली को अच्छी नहीं लगी। अगर आप चाहें तो किसी दूसरी जगह से टेस्ट करवा सकती हैं। एंजली उठी और कागज उठाए बिना बाहर निकल गई। लिफ्ट में लगे शीशे में उसने अपना चेहरा देखा। वही चेहरा, वही आंखें, वही सादगी, लेकिन अंदर कुछ टूट गया था। वह पैदल चलती रही। दिमाग में बस एक खालीपन था। हॉस्टल पहुंचते ही सीढ़ियां चढ़ते हुए हाथ रेलिंग पर रखा, वरना गिर जाती। कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद किया और बिस्तर पर लेट गई। वह उठी और साथ वाले कमरे में गई। वहां साक्षी रहती थी, जिसे एंजली सिर्फ जानती थी, दोस्त नहीं कह सकती थी क्योंकि उसने कभी किसी को अपना दोस्त बनाया ही नहीं था। एंजली ने दरवाज़ा खटखटाया। साक्षी ने दरवाज़ा खोला और उसका चेहरा देखकर हैरान हो गई। क्या हुआ तुझे? कोई भूत देख लिया क्या? एंजली अंदर आई और रिपोर्ट उसके सामने रख दी। साक्षी ने उसे पढ़ा और चुप रह गई। ये तेरी रिपोर्ट है? एंजली ने सिर हिलाया। साक्षी ने कागज फिर देखा। लैब वालों ने पक्का गलती की होगी। दूसरी जगह से टेस्ट करवा, कभी कभी ऐसा हो जाता है। एंजली को यही सुनना था। उसने अगले 2 घंटे में 3 अलग अलग लैब्स से टेस्ट करवाए। तीनों की रिपोर्ट एक जैसी थी। वापस आकर उसने तीनों कागज साक्षी के सामने रखे। साक्षी के पास अब कोई जवाब नहीं था। एंजली ने उसकी आंखों में वही शक देखा जो डॉक्टर की आंखों में था। वह उठी और अपने कमरे में आ गई। दरवाज़ा बंद करके कुंडी लगा ली। वह फर्श पर बैठ गई और इतनी रोई कि गला दुखने लगा। अगले 2 हफ्ते वह कमरे से नहीं निकली। साक्षी आती, दरवाज़ा खटखटाती और वापस चली जाती। वह खाना दरवाजे के बाहर रखती, जो ठंडा होकर वैसे ही पड़ा रहता। एंजली बस पानी पीकर गुजर बसर कर रही थी। उसे डर था कि किसी को पता चला तो क्या होगा। पापा को पता चला तो क्या होगा। हवेली में खबर पहुंची तो क्या होगा। वह लड़की जिसने कभी किसी लड़के की तरफ नज़र उठाकर नहीं देखा था, आज इस हालत में थी और उसे खुद नहीं पता था कि यह सब कैसे हुआ। एक रात वह बिस्तर पर लेटी छत को घूर रही थी कि दरवाजे के नीचे से कुछ सरकने की आवाज़ आई। वह रुक गई। रात के 2 बजे थे। हॉस्टल में सब सो चुके थे। वह धीरे से उठी और दरवाजे के पास गई। नीचे एक सफ़ेद लिफाफा था। उसने दरवाज़ा खोलकर बाहर झांका, लेकिन कॉरिडोर खाली था। कोई नहीं था। वह वापस आई और लिफाफा उठाया। उस पर कोई नाम या पता नहीं था। अंदर एक कागज़ पर कुछ पंक्तियां लिखी थीं। लिखाई मर्दाना थी, गहरी और स्पष्ट, जैसे लिखने वाले को थोड़ा भी शक न हो कि वह क्या लिख रहा है। इसमें लिखा था, हेलो लिटिल गर्ल, तुम्हारे पेट में मेरा बच्चा पल रहा है, उसका ख्याल रखना। जब यह दुनिया में आएगा तो मैं धूमधाम से तुम्हें अपनाऊंगा। एंजली ने खत पढ़ा, फिर दोबारा पढ़ा, फिर तीसरी बार। हाथ कांपने लगे। यह कौन था? यह कैसे जानता था? उसने कागज़ को हर तरफ देखा, पर न कोई नाम था, न कोई नंबर।
वह फर्श पर बैठ गई और देर तक कागज घूरती रही। किसी अजनबी को पता था कि उसके पेट में बच्चा है, इसका मतलब उसने खुद यह सब किया था और अब उसका यह घोषणा भी करना चाहता था। ये सोचते हुए एंजली के अंदर गुस्से की आग जल उठी। वह उठी, जूते पहने और बैग उठाया। यह बच्चा एक पल के लिए भी उसके अंदर नहीं रहेगा। अगली सुबह वह साक्षी को साथ लेकर शहर के एक क्लिनिक के बाहर खड़ी थी। बैग कंधे पर और हाथ में वह कागज था जिसे उसने रात भर मुट्ठी में दबा रखा था। अंदर जाने ही वाली थी कि पीछे से गाड़ियों के रुकने की आवाज आई। उसने मुड़कर देखा तो 3 काली गाड़ियां सड़क के किनारे रुक रही थीं। वे सामान्य गाड़ियां नहीं थीं, बड़ी, भारी और उनके शीशे इतने काले कि अंदर कुछ दिखाई न दे। साक्षी घबरा गई और एंजली का हाथ पकड़ लिया। एंजली, ये लोग कौन है? एंजली कोई जवाब नहीं दे सकी क्योंकि उसे खुद पता नहीं था। बीच वाली गाड़ी का दरवाज़ा खुला और पहले 2 लोग उतरे, काले कपड़े, कानों में ईयरपीस और नजरें चारों ओर। फिर तीसरा व्यक्ति उतरा। एंजली की नज़रें उस पर जम गईं। 6 फीट से ऊपर, चौड़े कंधे और काले 3 पीस सूट में, महंगी घड़ी, अंगूठी, पीछे की तरफ सेठ बाल, हल्की दाढ़ी और सबसे डरावनी आंखें, गहरी, ठंडी, पत्थर जैसी, जिसमें कोई भावना नहीं, सिर्फ एक आदेश जिसे कोई टाल न सके। साक्षी ने एंजली का हाथ जोर से पकड़ा। एंजली, ये लोग यहाँ क्यों आ रहे हैं? लेकिन वह व्यक्ति सीधे एंजली की ओर बढ़ रहा था। उसे पहले से पता था कि वह यहाँ होगी। साक्षी एक कदम पीछे हटी। एंजली, मुझे डर लग रहा है। ये कोई आम आदमी नहीं है। एंजली के पैर जैसे जमीन में गड़े थे। वह भागना चाहती थी लेकिन टांगें साथ न दें। वह व्यक्ति पास आया और उसके बिल्कुल सामने रुक गया। उसकी महंगी खुशबू एंजली के इंद्रियों पर छा गई। उसने ऊपर से नीचे तक एंजली को देखा, जैसे पूरा हक उसके पास हो। फिर उसकी नज़रें एंजली की आंखों पर ठहर गईं। गाड़ी में बैठो। बस यही 2 शब्द थे। आवाज़ धीमी थी, लेकिन उसमें वह वज़न था जो किसी आदेश में होता है। साक्षी के मुंह से अनायास निकला, एंजली। और एंजली उसी पल समझ गई कि यह वही व्यक्ति है जिसने खत लिखा था। क्लिनिक की सीढ़ियों पर खड़ी एंजली के कदमों से ज़मीन निकल गई। सामने खड़ा सुल्तान, जिसके नाम का डर पूरे इलाके में था, आज एक दीवार बनकर उसका रास्ता रोक रहा था। सुल्तान ने गहरी नज़र एंजली के सफ़ेद पड़े चेहरे पर डाली, आंखों में एक विजयी चमक। वह कुछ कहना चाही, पर सुल्तान ने मजबूती से उसका हाथ पकड़कर गाड़ी की पिछली सीट की ओर धकेल दिया। एंजली के विरोधी शब्द गले में ही दम तोड़ गए, क्योंकि सुल्तान की पकड़ में ऐसी सत्ता थी जिसने उसे बेकाबू कर दिया। गाड़ी का दरवाज़ा भारी आवाज़ के साथ बंद हुआ और एंजली को लगा जैसे उसकी कैद शुरू हो गई। सुल्तान उसके ठीक बराबर में बैठा और गाड़ी सड़क पर दौड़ने लगी। अंदर की खामोशी किसी तूफान की चेतावनी दे रही थी। अचानक सुल्तान का चौड़ा और गर्म हाथ मूव हुआ और बड़ी बेबसी से एंजली के पेट पर टिक गया। एंजली का सांस जैसे सीने में ही रुक गया। वह पीछे हटना चाही, लेकिन सुल्तान के हाथ की ताकत ने उसे हिलने भी न दिया। सुल्तान का हाथ वहीं रहा, जैसे वह इस नन्ही सी जान को महसूस कर रहा हो। उसकी गर्मी एंजली के पूरे वजूद में जहर की तरह उतरने लगी। उसने चेहरा झुकाया और एंजली के कान के पास किया। गर्म सांसों की तपिश गर्दन पर महसूस हो रही थी। वह धीमी और भारी आवाज में बोला, जिसे तुम एक सामान्य हादसा समझकर मिटाने निकली थी एंजली, वह मेरे खून की अमानत है, मेरी सत्ता का इकलौता वारिस है। सुल्तान के हाथ का दबाव अंजलि की पेट पे ज़रा सा बढ़ा, जैसे वो उस पर अपनी मलकियत की मोहर लगा रहा हो। अंजलि की आंखों से गर्म आंसू टपक कर सुल्तान के हाथ पर गिरा, मगर उस पत्थर दिल इंसान के चेहरे पर रहम का कोई निशान तक ना आया। वो सफाकी से दोबारा बोला, ये बच्चा इस दुनिया में कदम रखेगा और बिल्कुल मेरी तरह के लोगों के मुकद्दर के फ़ैसले करेगा। तुम इसकी मुहाफिज बनोगी, क्योंकि अगर इसे ज़रा सी भी तकलीफ़ पहुंची तो याद रखना अंजलि, तुम्हारे वजूद का एक एक ज़र्रा मेरे हिसाब की जद में होगा। मैं तुम्हें ना जीने दूंगा और ना ही मरने का हक दूंगा। अंजलि ने लरजते हाथों से सुल्तान का हाथ हटाने की एक आखिरी और नाकाम कोशिश की।
उसका पूरा जिस्म पत्ते की तरह कांप रहा था और आवाज़ दुख से डूब रही थी। उसने बेबसी से पूछा, ये सब कैसे हो सकता है? मैंने तो आज से पहले आपका नाम तक नहीं सुना, न कभी आपको देखा है। आप कौन हैं और क्यों मेरी हस्ती बस्ती ज़िंदगी को नरक बना रहे हैं? सुल्तान के लबों पर एक जहरीली मुस्कुराहट आ गई। उसने अपना हाथ अंजलि के पेट से हटाया और उसकी ठोड़ी को अपनी उंगलियों की सख्त गिरफ्त में लेकर उसका चेहरा अपने सामने कर लिया। उसकी खौफजदा आंखों में अपनी हाकमियत उतारते हुए उसने जताया, तुमने मुझे नहीं देखा अंजलि, मगर मेरी नज़र तुम पर तब से है जब तुमने ठीक से होश भी नहीं संभाला था। मैं तुम्हारा वो माजी हूँ जिसे तुम जानती नहीं, और वो भविष्य हूँ जिसे अब तुम चाहकर भी बदल नहीं सकती। ये बर्बादी नहीं है, बल्कि तुम्हारी किस्मत का वो फैसला है जो मैं बहुत पहले अपनी डायरी में लिख चुका था। अब बस चुपचाप उस शहजादे की परवरिश करो जो तुम्हारी कोख में पल रहा है, वरना तुम जानती हो कि सुल्तान से बगावत की सज़ा क्या होती है। उसने अंजलि को एक झटके से छोड़ा और पीछे टेक लगाकर बैठ गया, जबकि अंजलि बेयकीनी के आलम में शीशे से बाहर देखती रही, जहां उसकी पुरानी ज़िंदगी के तमाम निशान तेज़ी से धुंधला रहे थे। 15 साल पहले सुल्तान के पीछे उसकी बस्ती और ज़िंदगियां दोनों चल रही थीं। हवेली की दीवारों से उठते शोले आसमान को छू रहे थे और अपनों के खून की बू हवा में जहर की तरह रची हुई थी। वो लड़का जिसके पैरों तले कल तक मुखमली कालीन होते थे, आज नंगे पांव कांटों और नुकीले पत्थरों पर भाग रहा था, जबकि पीछे से आने वाली गोलियों की आवाज़ें उसके कान फाड़ रही थीं। उसकी कमीज़ खून और मट्टी से भरी थी, सीने में सांस किसी जख्मी परिंदे की तरह उखड़ रही थी, मगर रुकना मौत को बुलावा देने के बराबर था। उसने भागते हुए आखिरी बार मुड़कर अपने जलते हुए घर को देखा, जहां उसके बाप की लाश पड़ी थी और माँ की आखिरी पुकार अभी भी उसके कानों में हथौड़े की तरह बज रही थी। उस वक्त उसकी मासूम आंखों में आंसू नहीं, बल्कि वो तपती हुई आग उतर आई थी जिसने बरसों बाद एक पूरे शहर को अपनी लपेट में लेना था। माजी की उन कड़वी यादों ने हॉल के सुल्तान की आंखों को हल्का सा नम कर दिया था, मगर अगले ही लम्हे उसने पलकें झपका कर उन यादों को कहीं गहराई में दफन किया और अपने बराबर में बैठी लरसती हुई अंजलि की तरफ देखकर एक पुरस्रार सी मुस्कुराहट अपने लबों पर सजाई। गाड़ी अब एक बहुत बड़े और शानदार फार्म हाउस के लोहे के दरवाज़ों को पार कर रही थी, जहां हर तरफ हथियार बंद गार्ड्स का पहरा था। सुल्तान ने गाड़ी रुकने पर सुकून से कहा, ये तुम्हारी नई दुनिया है अंजलि, और यहाँ तुम्हारी ज़रूरत और आराम की हर चीज़ मौजूद होगी। तुम्हें अब किसी भी बात के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अंजलि ने भीगी आंखों और कांपती आवाज़ में उसकी तरफ देखा और हिम्मत जमा करके बोली, मुझे ये सब नहीं चाहिए। मैं अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती हूँ। मेरा कॉलेज और मेरा मुस्तकबिल सब अधूरा रह जाएगा। भगवान के लिए मुझे छोड़ दें, मैं वापस जाना चाहती हूँ। सुल्तान के चेहरे पर एक सर्द हाकमियत उभरी और उसने अंजलि के चेहरे के करीब झुककर सफाकी से उसकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। तुम्हें अब किसी कॉलेज जाने या पढ़ाई की फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी ज़िंदगी का अब सिर्फ एक ही मकसद और एक ही फ़र्ज़ है। तुम बस यहाँ रहोगी और मेरे बच्चे को पालोगी। इसके अलावा तुम्हारी दुनिया में अब किसी और सपने की कोई जगह नहीं। उसके लहजे की काट अंजलि के दिल को पार कर गई, जबकि सुल्तान ने उसे वही बेबस छोड़कर गाड़ी का दरवाज़ा खोलने का इशारा किया। फार्म हाउस के उस आलीशान मगर घुटन भरे कमरे में अंजलि खुद को किसी पिंजरे में कैद परिंदे की तरह महसूस कर रही थी, जहां दीवारों पर लगी कीमती पेंटिंग्स भी उसकी बेबसी का मजाक उड़ाती लग रही थीं। रात का अंधेरा गहरा होते ही कमरे का सन्नाटा उसके दिल की धड़कनों को तेज़ कर रहा था और खिड़की से बाहर पहरा देते गार्ड्स का साया उसे जीने की हर उम्मीद से दूर ले जा रहा था। अभी वो इन्हीं सोचों में गुम थी कि दरवाज़ा एक झटके से खुला और सुल्तान के कदमों की चाप ने उसे साकित कर दिया। वो इत्मीनान से चलता हुआ उसके सामने आया और उसके चेहरे पर फैली दहशत को देखकर तंजिया लहजे में बोला, ये कमरा अब तुम्हारी नई सच्चाई है अंजलि। यहाँ से भागने का ख्याल भी अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि अब तुम्हारे पैरों की बेड़ी वो बच्चा है जो मेरे नाम की पहचान बनेगा। अंजलि ने दीवार से लगकर खुद को समेटते हुए आखिरी बार मिन्नत की, आप इतने पत्थर दिल कैसे हो सकते हैं? क्या आपको मुझ पर ज़रा भी रहम नहीं आता?
सुल्तान ने उसकी ठोड़ी को सख्ती से पकड़कर अपना चेहरा उसके करीब किया और सर्द आवाज़ में उसके कान में सरगोशी की। रहम उस दिन मर गया था जब मैंने अपने पिताजी की लाश को जलते देखा था। अब इस हवेली में सिर्फ मेरा हुक्म चलेगा और तुम्हारा काम सिर्फ मेरी बात मानना है। अब जाओ और आराम करो, क्योंकि कल से तुम्हारी नई ज़िंदगी शुरू होने वाली है, जहाँ ना तुम्हारा कोई माजी होगा और ना ही तुम्हारी मर्जी। वो उसे वहीं दुख के समंदर में छोड़कर बाहर निकल गया, जबकि अंजलि फर्श पर बैठकर अपनी किस्मत पर रोने लगी, जहाँ अब सिर्फ अंधेरा और सुल्तान की हाकमियत बाकी थी। अगली सुबह अभी सूरज की पहली किरण कमरे में आई ही थी कि एक बूढ़ी मुलाजमा नाश्ते की ट्रे लिए दाखिल हुई और खामोशी से उसे मेज़ पर रखकर अंजलि को देखने लगी, जिसकी आंखें रात भर रोने से सूज चुकी थीं। अंजलि ने लरजती आवाज़ में पूछा कि क्या उसे कभी यहाँ से जाने की इजाज़त मिलेगी। उस बूढ़ी औरत ने एक लंबी आह भरी और जवाब दिया, बेटी, इस चौखट के अंदर आने का रास्ता तो सबको मालूम है, मगर बाहर जाने की कीमत सिर्फ सुल्तान जानता है। तुम बस अपना ख्याल रखो, क्योंकि तुम अब इस घर की इज्जत और वारिस की माँ हो। ये सुनकर अंजलि के पैरों तले से ज़मीन निकल गई और उसे एहसास हुआ कि वो सिर्फ एक कैदी नहीं, बल्कि एक मोहरे की तरह इस्तेमाल हो रही है, जिसकी अपनी कोई पहचान नहीं बची। उसी लम्हे सुल्तान दोबारा कमरे में दाखिल हुआ। उसके हाथ में कुछ कागजात थे, जिन्हें उसने मेज़ पर पटकते हुए ऐलान किया, ये हमारे निकाह के कागजात हैं अंजलि। दुनिया की नज़र में तुम मेरी पत्नी हो और कानूनी तौर पर उस बच्चे पर सिर्फ मेरा हक है। अब इस सच्चाई को जितनी जल्दी मान लोगी, तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा होगा। अंजलि ने बेयकीनी से उन कागजात को देखा, जिन पर उसके नकली दस्तखत मौजूद थे। उसे लगा जैसे उसकी रूह पर एक और वार हुआ हो। वो कुछ कहना चाहती थी, मगर सुल्तान की आंखों की सर्दी ने उसे दोबारा खामोश कर दिया। सुल्तान का लम्स अंजलि के वजूद में एक अजीब सी थरथराहट पैदा कर रहा था। वो जितना पीछे हटने की कोशिश करती, सुल्तान का घेरा उतना ही तंग होता चला जाता और उसकी पकड़ में हाकमियत के साथ साथ अब एक बेबाक जुनून भी शामिल था। कमरे की हल्की रोशनी में सुल्तान का चेहरा अंजलि के बिल्कुल करीब था, इतना करीब कि उनकी सांसें एक दूसरे से टकरा रही थीं। सुल्तान ने एक बार फिर अपना हाथ बड़ी नरमी मगर हक जताते हुए अंजलि के पेट पर रखा और झुककर वहाँ अपने लब रख दिए। उसके गर्म लम्स ने अंजलि के अंदर एक हलचल सी पैदा कर दी और उसने बेइख्तियार सुल्तान के गंदों को थाम लिया, जैसे वो खुद को गिरने से बचा रही हो। सुल्तान ने अपना सर उठाया और अंजलि के चेहरे पर फैली सुर्खी को देखकर उसके लबों के करीब सरगोशी की। तुम्हारा ये शर्माना मेरे सब्र का इम्तिहान लेता है अंजलि। तुम जानती हो कि मैं जो चाहूँ वो छीन लेने का आदी हूँ, मगर तुम्हारे मामले में मैं चाहता हूँ कि तुम खुद को मेरे हवाले कर दो। अंजलि ने कांपते लबों के साथ नज़रें चुराईं, मगर सुल्तान ने उसे दोबारा अपनी आंखों के सहर में जकड़ लिया और एक बार फिर झुककर उसके पेट को प्यार से चूमा। उसका ये अंदाज इतना बेबाक था कि अंजलि का दिल सीने में ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। वो बार बार उसे खुद से दूर करने की नाकाम कोशिश करती रही, मगर सुल्तान के बाजुओं ने उसे किसी कीमती चीज़ की तरह अपने घेरे में ले रखा था। वो उसके बालों से खेलते हुए उसके कान के पास बोला, उस बच्चे ने तुम्हें मुझसे हमेशा के लिए जोड़ दिया है। अब तुम चाहकर भी मुझसे दूर नहीं जा सकती, क्योंकि तुम्हारे जिस्म का ज़र्रा ज़र्रा अब मेरी मलकियत है। अंजलि को महसूस हुआ जैसे उसकी हिम्मत जवाब दे रही है और सुल्तान की गुर्बत उसकी नफ़रत को पिघला रही है। सुल्तान ने उसके माथे पर भोसा दिया और फिर से उसके पेट पर हाथ फेरते हुए उसे अपनी बाहों में ऐसे समेटा जैसे वो दुनिया की तमाम तकलीफ़ों से उसे बचाना चाहता हो। रोमांस का वो सहर अभी टूटा भी ना था कि फार्म हाउस की खामोशी अचानक गोलियों की आवाज़ और धमाकों से लरज़ उठी। सुल्तान जो भी सुकून तलाश कर रहा था, एक झटके से सीधा हुआ और उसकी आंखों में वही पुरानी सफाकियत लौट आई। उसने एक लम्हे की ताख़ीर किए बगैर अंजलि को बाजू से पकड़कर बेड के नीचे धकेला और खुद गन तान कर दरवाजे की तरफ बढ़ा, जहां बाहर से चीखों पुकार की आवाज़ें आ रही थीं। सुल्तान का चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था और वो बिफरे हुए शेर की तरह धाड़ा, कौन है ये लोग जो मेरी हद में घुसने की हिम्मत कर रहे हैं? मेरे गार्ड्स कहाँ मर गए हैं? मैं इन सब की खाल खींच लूँगा अगर मेरे वारिस या उसकी माँ को ज़रा सी भी खराश आई।
अंजलि जो बेड के नीचे छुपी कांप रही थी। गोलियों की आवाज़ें सुनकर उसके दिल में जीने की नहीं बल्कि मरने की एक अजीब सी ख्वाहिश जाग उठी। उसने सोचा कि शायद यही वो मौका है जब वो इस कैद और सुल्तान की हाकिमियत से हमेशा के लिए आज़ाद हो सकती है। अगर कोई गोली उसे लग जाए तो ये रोज़ रोज़ का डर और जहनी तकलीफ़ ख़त्म हो जाएगी। वो आहिस्ता से बेड के नीचे से रेंग कर बाहर निकलने लगी और खिड़की की तरफ बढ़ी जहाँ से गोलियाँ चल रही थीं। उसका इरादा था कि वो खुद को उन गोलियों के सामने कर दे, मगर सुल्तान की अकाबी नज़रों ने उसे देख लिया। सुल्तान जो दुश्मनों से मुकाबला कर रहा था। जैसे ही उसने अंजलि को खिड़की की तरफ बढ़ते देखा, वो अपनी जान की परवाह किए बगैर उसकी तरफ लपका और उसे ज़ोर से फर्श पर गिरा कर अपने जिस्म के नीचे छुपा लिया। ठीक उसी लम्हे एक गोली उसके बाजू को छूती हुई गुजर गई और पीछे दीवार में जा लगी। सुल्तान ने जख्मी बाजू के बावजूद अंजलि को सख्ती से पकड़ लिया और उसकी आंखों में गुस्से का तूफान था। वो चिल्लाया, तुम पागल हो गई हो अंजलि? तुम मरना चाहती हो? मैं तुम्हें इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगा, क्योंकि तुम मेरी हो और सिर्फ मेरी। जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता। बाहर गार्ड्स ने हमला करने वालों को भगा दिया था और हवा में अब सिर्फ बारूद की बू बाकी थी, मगर सुल्तान का गुस्सा अभी ठंडा नहीं हुआ था। उसने अंजलि को उठाकर बेड पर बिठाया और ख़ुद अपने ज़ख्मी बाजू को थाम कर गार्ड्स पर बरस पड़ा। तुम सबको मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी लापरवाही की वजह से मेरी पत्नी और बच्चे की जान खतरे में पड़ गई। मैं तुम्हें ऐसी सज़ा दूंगा कि तुम मौत की भीख मांगोगे। अंजलि फटी फटी आंखों से सुल्तान के उस रूप को देख रही थी जिसने अभी चंद लम्हे पहले उसे गोलियों की भुजाड़ में ढाल बनकर बचाया था। उसके दिल में अभी प्रेम तो नहीं जागा था, मगर सुल्तान की उस दीवानगी और बेखौफी ने उसे हिला कर रख दिया था। वो सोच रही थी कि एक इंसान इतना पत्थर दिल होकर भी किसी की रक्षा के लिए अपनी जान हथेली पर कैसे रख सकता है। सुल्तान ने एक झटके से मुड़कर अंजलि को देखा और उसके करीब आकर उसके चेहरे को दोनों हाथों में भर लिया। उसकी आंखों में अभी भी वही चिंता थी जो अंजलि ने पहले कभी किसी की नज़रों में अपने लिए नहीं देखी थी। तुम ठीक तो हो ना अंजलि? तुम्हें कहीं चोट वोट तो नहीं आई? सुल्तान की आवाज़ में अब गुस्से की जगह एक अजीब सी थरथराहट थी, जैसे उसे वाकई अंजलि को खो देने का डर खाए जा रहा हो। अंजलि ने खामोशी से उसे देखा और उसके ज़ख्मी बाजू की तरफ इशारा किया जहाँ से खून तेज़ी से बह रहा था, मगर सुल्तान ने उसे नज़रअंदाज करते हुए हुक्म दिया, तुम यही रहोगी और बाहर निकलने की कोशिश भी नहीं करोगी। अंजलि के दिमाग में वो मंज़र बार बार घूम रहा था जब सुल्तान ने अपनी जान की परवाह किए बगैर उसे खिड़की से दूर धकेला था। उसे एहसास हुआ था कि सुल्तान जितना भी बुरा सही, उसकी हिफाजत के मामले में वो दुनिया का सबसे मजबूत इंसान साबित हुआ था। उसके दिल में सुल्तान की उस मर्दाना शख्सियत और हिम्मत के लिए एक अनजाना सा एहतराम पैदा हो रहा था जो उसे एक नए जादू में जकड़ रहा था। फार्म हाउस के बड़े हॉल में अफरा तफरी मची हुई थी जब सुल्तान का ख़ास डॉक्टर अपने मेडिकल बैग के साथ तेज़ी से अंदर आया। सुल्तान अब भी सोफे पर बैठा अपने बहते हुए खून की परवाह किए बगैर गार्ड्स को कड़ी नज़रों से देख रहा था, जैसे वो इन सब का खात्मा कर देगा। डॉक्टर ने करीब आते ही सुल्तान के बाजू को देखना चाहा, मगर सुल्तान ने अपना हाथ उठाकर उसे सख्ती से रोका और बेड की तरफ इशारा किया जहां अंजलि खामोशी से बैठी ये सब देख रही थी। सुल्तान की आवाज़ में एक ख़ास किस्म का फ़ख्र और हाकिमियत थी जब वो डॉक्टर से दो टोक लहजे में बोला, डॉक्टर, पहले मेरी पत्नी अंजलि को देखो। उसे या मेरे बच्चे को कोई छोटी सी चोट भी नहीं आनी चाहिए। मेरे ज़ख्म की फ़िक्र बाद में करना, क्योंकि उसकी सलामती मेरी पहली तरजीह है। सुल्तान के मुंह से पहली बार सबके सामने अपने लिए पत्नी का लफ्ज़ सुनकर अंजलि के कानों में जैसे साएं साएं होने लगी। वो बुरी तरह चौंक कर बेयकीनी से उसे देखने लगी। उसे सदमा था कि सुल्तान ने इतनी आसानी से एक फ़र्जी रिश्ते को सच बनाकर डॉक्टर के सामने पेश कर दिया। डॉक्टर ने भी हैरत से अंजलि को देखा, मगर सुल्तान के जाहो जलाल के सामने कुछ भी पूछने की हिम्मत न हुई और वो खामोशी से अंजलि का चेकअप करने लगा। अंजलि का दिल सीने में ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था और वो सोच रही थी कि सुल्तान उसे किस गहरी दलदल में धकेल चुका है जहाँ से निकलने का अब कोई रास्ता बाकी नहीं। जब डॉक्टर ने तसल्ली कर ली कि अंजलि और बच्चा दोनों मुकम्मल महफूज हैं, तो सुल्तान ने गहरा और इत्मीनान भरा सांस लिया और फिर अपना ज़ख्मी बाजू डॉक्टर के सामने फैला दिया। मरहम पट्टी के दौरान उसके माथे पर एक शिकन तक न आई, जैसे उसे दर्द का एहसास ही न हो रहा हो, मगर उसकी तीखी नज़रें लगातार अंजलि पर जमी थीं। कुछ देर बाद
सुल्तान की काली गाड़ियों का काफिला जब अंजलि के बाप की हवेली के सामने रुका तो वहाँ एक अजीब सी भारी खामोशी छा गई। वही हवेली जहाँ बरसों पहले सुल्तान के अपनों का लहू बहाया गया था, आज उसके बूटों की धमक से लरज रही थी। सुल्तान ने गाड़ी से उतरकर नहायत सुकून से अंजलि का हाथ थामा और उसे अपने साथ खींचते हुए हवेली के हॉल में दाखिल हुआ। सामने ही अंजलि का बाप ठौकर हशमत सिंह अपने गुस्से और घमंड के साथ खड़ा था, मगर जैसे उसकी नज़रें सुल्तान के चेहरे और उसकी आंखों में दहकती इंतकाम की आग पर पड़ी, उसके हाथ से सगार गिर गया और चेहरे का रंग उड़ गया। हशमत के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। वो हकलाते हुए बोला, सुल्तान तुम तो मर चुके थे। उस दिन उस आग में कोई नहीं बचा था। सुल्तान ने एक जहरीली मुस्कुराहट अपने लबों पर सजाई और अंजलि के गिर्द अपने बाजू फैलाकर उसे अपने करीब कर लिया। उसकी आंखों में बरसों की तड़प और आज की जीत का नशा साफ झलक रहा था। हशमत की नज़रें जब अपनी बेटी के पीले पड़ते चेहरे और उसकी हालत पर पड़ी तो उसका गुस्सा आसमान को छूने लगा। वो चिल्ला कर बोला, ये क्या तमाशा है सुल्तान? मेरी बेटी तुम्हारे साथ क्या कर रही है? उसे इस हाल में यहाँ लाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सुल्तान ने एक ज़ोरदार कहकहा लगाया और नहायत सफाकी से हशमत की आंखों में आंखें डालकर बोला, हैरत हो रही है ना ठाकुर साहब? जिस नस्ल को आपने मिटाने की कसम खाई थी, आज वही खून आपकी बेटी की कोख में पल रहा है। जी हाँ, आपका नवासा और मेरी सल्तनत का इकलौता वारिस बहुत जल्द इस दुनिया में कदम रखने वाला है। ये सुनते ही हशमत पर जैसे सख्ता तारी हो गया। उसका चेहरा गुस्से से काला पड़ गया और वो तड़प कर अपनी बेटी की तरफ बढ़ा, मगर सुल्तान के गार्ड्स ने उसे वहीं जकड़ लिया। अंजलि की माँ ने धाड़े मार कर रोना शुरू कर दिया। वो बेबसी से अपनी बेटी को देख रही थी, जो किसी जिंदा लाश की तरह साकित खड़ी ये सब देख रही थी। हशमत की आंखों में खून उतर आया था। सुल्तान ने उसके करीब झुककर धीमी और जहरीली आवाज़ में झताया, जिस दिन तुमने मेरे बाप के सीने में गोलियां उतारी थीं, उस दिन तुमने सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि अपना भविष्य भी मार दिया था। अब देखो, तुम्हारी अपनी बेटी मेरा निशाना बनकर तुम्हारे सामने खड़ी है। अब मारो मुझे, पर याद रखना, अगर मुझे एक खराश भी आई तो तुम्हारी बेटी और ये बच्चा कभी जिंदा नहीं बचेंगे। सुल्तान ने अंजलि के माथे पर सबके सामने एक लंबा भोसा दिया, जैसे वो हशमत के जख्मों पर नमक छिड़क रहा हो, और फिर उसे वहीं तड़पता छोड़कर फातिहाना अंदाज में मुड़ गया। हवेली के दरो दीवार बरसों पुराने उस लहू का हिसाब चुकता हुआ देख रहे थे, जब अंजलि अपने घर में आते ही एक अजनबी और गुनाहगार की तरह खड़ी अपने माँ बाप की नफ़रत का निशाना बन रही थी। ठाकुर का गुस्सा और अंजलि की बेबसी सुल्तान के जाते ही हवेली का वही हाल जहाँ कभी अंजलि की हंसी गूंजती थी, अब एक मातम गदे में बदल चुका था। हशमत ने लरजते कदमों से अंजलि की तरफ बढ़कर उसका जबड़ा अपनी सख्त उंगलियों में जकड़ा और उसका चेहरा झटक कर धाड़ा। काश उस दिन इस दरिंदे सुल्तान के साथ तुझे भी ज़मीन निगल लेती अंजलि। तूने मेरी पगड़ी उछाल कर उस दुश्मन के कदमों में डाल दी, जिसके बाप का सीना मैंने खुद गोलियों से छलनी किया था। अंजलि की आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला और वो हिचकियां लेते हुए अपने बाप के पैरों में गिर गई, मगर हशमत ने उसे नफ़रत से ठोकर मारकर पीछे धकेल दिया। उसका गुस्सा काबू से बाहर था और उसे अपनी बेटी से अब घिन आ रही थी। अंजलि की माँ ने सीना पीटते हुए दुहाई दी, हाय मेरी बच्ची की किस्मत कैसी फूटी कि दुश्मन का खून अपनी कोख में पाल रही है। इससे अच्छा था कि हम जहर पीकर मर जाते। हशमत ने दीवार पर लगी अपनी ख़ानदानी बंदूक उतार कर अंजलि पर तान ली। उसके चेहरे पर वहशतनाक जुनून सवार था जब वो चिल्लाया, मैं अभी इस बाप को और तुझे ख़त्म कर दूंगा। मैं ठाकर हशमत सिंह हूँ। मैं अपनी नस्ल में इस दुश्मन का लहू कभी बर्दाश्त नहीं करूँगा, जिसने मेरे सामने खड़े होकर आज मुझे ललकारा है। अंजलि ने अपनी आंखें बंद कर लीं और मौत का इंतज़ार करने लगी, क्योंकि उसे लगा कि सुल्तान की दी हुई इस जिल्लत से मौत कहीं बेहतर है। ठाकुर हशमत सिंह ने जैसे ही अंजलि पर बंदूक तानी, बाहर खड़े सुल्तान के गार्ड्स की गनों की आवाज़ ने उसके हाथ रोक दिए। सुल्तान की वो जहरीली आवाज़ फ़िज़ा में गूंजी, अगर उसे या मेरे वारिस को एक खराश भी आई तो ये हवेली तुम्हारा कब्रिस्तान बन जाएगी। हशमत का हाथ कांपने लगा और वो बेबसी से बंदूक फेंक कर ज़मीन पर ढेर हो गया, क्योंकि वो जानता था कि सुल्तान अब वो बच्चा नहीं रहा, बल्कि एक ऐसा शिकारी बन चुका है जिसने उसे जीते जी मार दिया था। अंजलि वहीं फर्श पर पड़ी सिसक रही थी।
जहाँ उसका अपना बाप उसे मौत की दुआ दे रहा था और उसकी माँ उसे छूने से भी कतराने लगी थी। उसे शिद्दत से एहसास हुआ कि वो अब ना इस घर की रही और ना उस दुनिया की। वो तो बस सुल्तान के इंतकाम का वो मोहरा बन चुकी थी जिसने अपने ही माँ बाप को जीते जी कब्र में उतार दिया था। सुल्तान हवेली से निकलकर सीधा शहर के पुराने और उजाड़ कब्रिस्तान की तरफ बढ़ा, जहाँ उसकी खामोशी उसे हमेशा माजी के उस भयानक दिन की याद दिलाती थी जब उसने अपने हाथों से अपने माँ बाप की अधूरी लाशों को मट्टी तले छुपाया था। वो भारी कदमों से चलता हुआ उन दो कब्रों के पास आकर रुक गया जो वक्त की धूल से उठी हुई थी, मगर उसके सीने की आग आज भी उतनी ही ताज़ा थी जितनी 15 साल पहले थी। उसने कब्र की मट्टी पर अपना हाथ रखा और धीमी आवाज़ में सरगोशी की, पिताजी, आज मैंने उस हशमत का घमंड उसी हवेली के आंगन में दफन कर दिया है जहां आपका खून बहा था। मैंने उसे जीते जी वो मौत दी है जिसकी तड़प उसे मरते दम तक चैन नहीं लेने देगी। सुल्तान की आंखें नम थीं, मगर उनमें कमज़ोरी नहीं बल्कि एक वहशियाना सुकून था। उसने अपनी माँ की कब्र की तरफ देखकर कहा, माँ, आपकी बहू और मेरा वारिस इसी घर में है जहाँ से आपको निकाला गया था। आज उस दुश्मन की बेटी मेरी कैदी है और उसकी कोख में पलने वाला बच्चा इस हशमत के लिए वो ज़ख्म बनेगा जो उसे पल पल मारेगा। उसने मुट्ठी भर मट्टी उठाकर उसे सख्ती से बींचा। उसे महसूस हो रहा था जैसे उसके पिताजी की आत्मा आज इस बदले पर उसे आशीर्वाद दे रही हो। वो लड़का जो कभी नंगे पांव जान बचाने के लिए भागा था, आज एक ऐसा सुल्तान बनकर लौटा था जिसने दुश्मनों के घर में मातम बचा दिया था। उसने जेब से एक पुरानी माला निकाली जो उसकी माँ की निशानी थी और उसे कब्र पर रखकर अहद किया कि जब तक वो हशमत की नस्ल को अपने कदमों तले नहीं रोन देगा वो चैन से नहीं बैठेगा। सुल्तान जब दोबारा हवेली के लोहे के दरवाजे पर पहुंचा तो उसके बूटों की आवाज़ ने पहरादारों के दिल दहला दिए। वो फातिहाना अंदाज में उसी हॉल में दाखिल हुआ जहां ठाकर हशमत अपने ख़ानदान के बड़ों के साथ बैठा अपनी बर्बादी का सोग मना रहा था। सुल्तान ने सबके सामने हशमत की आंखों में आंखें डालकर वो राज फाश किया जिसने हवेली की बुनियादें हिला दी। ये वही सुल्तान है जिसे तुमने बचपन में आग के हवाले किया था, मगर ईश्वर ने मुझे तुम्हारे ही पापों का हिसाब लेने के लिए ज़िंदा रखा और आज तुम्हारी बेटी के साथ मेरा रिश्ता इस बर्बादी पर मुहर लगा रहा है। हशमत जो अब तक इस सच्चाई को छुपाने की कोशिश कर रहा था कि सुल्तान उसके पुराने दुश्मन का बेटा है, अब अपनों के सामने उस रुसवाई से बचने का कोई रास्ता ना पाकर टूट गया। उसे अपनी पगड़ी का भरम रखने के लिए मजबूरन सुल्तान को अपना दामाद मानने का ऐलान करना पड़ा, क्योंकि उसके पास अब कोई और रास्ता नहीं था। हवेली में उस पहली रात का समा बहुत बोझल था। एक तरफ सुल्तान अपने दुश्मन के बिस्तर पर फाते बनकर लेटा था और दूसरी तरफ हशमत अपने ही घर में एक हारे हुए जवारी की तरह दीवारों को तक रहा था। अंजलि अपने कमरे की तन्हाई में उस बदले हुए मुकद्दर पर हैरान थी कि जिस दुश्मन को वो कल तक अपना अगवाहकार समझती थी आज वही उसके परिवार का हिस्सा बन चुका था। हशमत ने बोझल दिल से नौकरों को हुक्म दिया कि सुल्तान की हर बात मानी जाए, क्योंकि वही अब इस घर का वारिस और दामाद है। मगर उसकी आंखें चीख चीख कर कह रही थीं कि रिश्ता उसकी ज़िंदगी का सबसे कड़वा घूंट था। उस रात हवेली के दरो दीवार ने खामोशी से एक नए दौर का आगाज़ देखा। सुल्तान का जाहो जलाल अब हशमत के तकब्बर पर पूरी तरह हावी हो चुका था और इंतकाम की ये आग अब एक नए रिश्ते की शक्ल में दहक रही थी। सुल्तान हवेली के उस पुराने कमरे में दाखिल हुआ जहां अंजलि बिस्तर के कोने पर सिमटी किसी हारे हुए कैदी की तरह बैठी थी। उसकी आमद पर अंजलि ने सर उठाकर देखा तो उसकी आंखों में अब सिर्फ डर नहीं बल्कि उस नए रिश्ते की कड़वाहट और सच्चाई का दुख भी था जो सबके सामने आ चुकी थी। सुल्तान ने कमरे का दरवाज़ा पीछे से बंद किया और भारी कदमों से उसके करीब आया। उसकी नज़रों में आज एक अजीब सी तपश और जुनूनी जीत की चमक थी, क्योंकि अब वो कोई छुपकर मिलने वाला अगवाकार नहीं बल्कि इस हवेली का बाकायदा दामाद और अंजलि का पति बनकर लौटा था। उसने बिना कुछ कहे अंजलि का बाजू पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा
और उसके लरसते हुए वजूद को अपने सीने के मजबूत हसार में जकड़ लिया। अंजलि ने उसके कंधों पर हाथ रखकर उसे पीछे धकेलना चाहा, मगर सुल्तान की गिरफ्त आज पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत और जुनूनी थी, जैसे वो उस कुर्बत के ज़रिए हशमत के पूरे ख़ानदान को अपनी ताकत का एहसास दिला रहा हो। सुल्तान अपना चेहरा अंजलि के कान के पास झुकाया और उसकी गर्म सांसें अंजलि की गर्दन पर ताज़ियाने की तरह लगीं। जब वो सरगोशी में बोला, अब तुम चाह कर भी मुझसे नज़रें नहीं चुरा सकती अंजलि। आज से इस हवेली का हर ज़र्रा गवाह है कि तुम मेरी हो। तुम्हारे बाप ने खुद अपने हाथों से तुम्हें मेरे हवाले किया है और अब मेरे और तुम्हारे बीच कोई दीवार बाकी नहीं रही। अंजलि की हिचकी बंद गई और उसने बेबसी से अपनी आंखें मूंद लीं, मगर सुल्तान ने उसकी ठोड़ी को सख्ती से पकड़कर उसका रुख अपने तरफ किया और नहायत बेबाकी से उसके लबों के करीब झुक गया। उसका ये जुनूनी अंदाज अंजलि के पूरे वजूद में एक थरथराहट पैदा कर रहा था, क्योंकि वो जानती थी कि अब वो उस शख्स के रहमो करम पर है जिसने उसके बाप का घमंड मिट्टी में मिला दिया था। सुल्तान ने एक बार फिर उसके पेट पर हाथ रखा जहाँ उसका वारिस पल रहा था, और इस बार उसका लम्स पहले से कहीं ज़्यादा गहरा और हक जताने वाला था। उसने अंजलि को अपनी बाहों में उठाकर बिस्तर पर गिराया और ख़ुद उस पर झुकते हुए जताया कि ये रात उसके इंतकाम की इंतहा है, जहाँ वो अपने दुश्मन की बेटी को अपने मोह और शिद्दत के हिसार में कैद कर चुका है। अंजलि ने महसूस किया कि सुल्तान की ये कुर्बत अब सिर्फ जिस्मानी नहीं, बल्कि उसकी आत्मा को जीतने की एक जुनूनी कोशिश है, जिसके सामने उसकी तमाम मज़ाहमत दम तोड़ रही थी। कमरे की मध्यम रोशनी में सुल्तान का अक्स किसी शिकारी की तरह लग रहा था, जिसने अपने शिकार को अब पूरी तरह अपना लिया था। अगली सुबह हवेली की फ़िज़ा में अभी पिछली रात का तनाव और सुल्तान की कुर्बत का असर बाकी ही था कि उसके मोबाइल पर आने वाली एक पुरस्रार कॉल ने सब कुछ बदल कर रख दिया। सुल्तान के चेहरे पर अचानक संजीदगी की एक गहरी लहर आई और उसने बिना किसी ताख़ीर के अपने गार्ड्स को अलर्ट होने का इशारा किया, जैसे कोई बहुत बड़ा मैदान जंग उसका मुंतज़िर हो। उसने तेज़ी से अपनी जैकेट पहनी और अंजलि के करीब आकर उसके माथे पर एक मजबूत और हक जताने वाला भरोसा देते हुए सर्द लहजे में बोला, अंजलि, मुझे एक बहुत ज़रूरी काम से शहर जाना पड़ रहा है। मेरे कुछ पुराने हिसाब और दुश्मनों के ठिकाने हैं जिन्हें अब जड़ से ख़त्म करना लाजमी है। तुम यहीं रहोगी और याद रखना कि मेरे गार्ड्स साए की तरह तुम्हारे चारों तरफ मौजूद हैं। किसी की हिम्मत नहीं कि तुम्हें मैली आंख से भी देख सके। सुल्तान के जाते ही हवेली एकदम किसी खामोश कब्रिस्तान में बदल गई और अंजलि खुद को उन दीवारों के बीच पहले से ज़्यादा तन्हा और अधूरा महसूस करने लगी, क्योंकि अब उसे अनजाने में सुल्तान की मौजूदगी की आदत सी होने लगी थी। अंजलि अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ी बाहर जाती गाड़ियों की धूल देख रही थी कि अचानक दरवाज़ा खुला और उसकी माँ शशि बेगम अत्यंत सावधानी से इधर उधर देखते हुए कमरे में प्रवेश हुईं। उनके चेहरे पर भय और मातृत्व की एक अजीब सी कशमकश थी। उन्होंने कांपते हाथों से अंजलि को थामा और उसे बिस्तर पर बिठाते हुए धीली आवाज़ में ऐसा खुलासा किया जिसने अंजलि की दुनिया हिलाकर रख दी। उन्होंने कहा, बेटी, जो सच सुल्तान ने सबके सामने उगल दिया है, उसके बाद अब कुछ छुपाने का कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन एक ऐसी सच्चाई है जो तुम्हारे पिता ने वर्षों से अपने सीने में दबा रखी थी। सच तो यह है कि सुल्तान कोई अजनबी या सिर्फ दुश्मन का बेटा नहीं है। सच तो ये है कि जब तुम दोनों बहुत छोटे थे और तुम्हारे पिता और सुल्तान के पिता के संबंध सगे भाई जैसे थे, तभी तुम्हारा और सुल्तान का धर्म के अनुसार बंधित निकाह पढ़ा गया था ताकि यह दोस्ती रिश्ता बन जाए। शशि बेगम की आवाज़ कांप रही थी, मगर बाद में ज़मीन की दुश्मनी और अहंकार की आग लगी जिसने इस पवित्र रिश्ते को रक्त रंजित कर दिया। तुम्हारे पिता ने सुल्तान के पूरे परिवार को ख़त्म कर इस रिश्ते के सभी सबूत मिटा दिए ताकि कोई भी खबर न पाए और तुम हमेशा के लिए इस रिश्ते से स्वतंत्र हो जाओ। लेकिन देखो, आज तुम उसी के वारिस की माँ बनने वाली हो जिसके साथ तुम्हारा बचपन में जोड़ा गया था। यह सुनकर अंजलि के पैरों तले ज़मीन निकल गई। उसे एहसास हुआ कि जिसे वह पाप और कलंक समझकर रो रही थी, वह तो वर्षों पुरानी सच्चाई थी जिसे उसके अपने पिता ने अपने हाथों से दबा दिया था।
अब उसे समझ आया कि सुल्तान क्यों इतने गर्व से उसे अपनी संपत्ति कहता था, क्योंकि वह उसका वही अधिकार था जो बचपन में ही उसके नाम कर दिया गया था। अंजलि इन दीवारों के बीच इस सच्चाई के बोझ तले दब गई थी कि जिस पिता ने उसे शराफत का पाठ पढ़ाया, उसी ने एक जायज़ रिश्ते को छुपाने के लिए कितना बड़ा अन्याय किया था। अब जब सुल्तान वहां मौजूद नहीं था, उसे पहली बार उसकी कमी गहराई से महसूस हुई। अंजलि किसी घायल हिरण की तरह तड़पते हुए अपने कमरे से बाहर निकली और लड़खड़ाते कदमों से सीधे अपने पिता ठाकुर हसमत सिंह के सामने जा खड़ी हुई, जो सिर झुकाए अपनी बेटी के बर्बाद होते भविष्य की चिंता में डूबा था। अंजलि की लाल आंखों में मलामत और आंसुओं का तूफान था। उसने कांपती आवाज में अपने पिता को पुकारा, पिताजी, क्या यह सच है कि आपने मेरा सौदा वर्षों पहले ही कर दिया था? क्या यह सच है कि जिस रिश्ते को मैं पाप समझकर दबा रही थी, वह आपका ही लगाया हुआ पौधा था, जिसे आपने अपने रक्त से सींचकर बर्बाद कर दिया? हसमत ने चौंक कर अपनी बेटी के उजड़े हुए चेहरे को देखा। उसके पास अब छुपाने के लिए कुछ नहीं बचा था, क्योंकि सुल्तान की वापसी ने हर झूठ को बेनकाब कर दिया था। उसने स्वीकार करते हुए कहा, हाँ अंजलि, ये सच है। जब सुल्तान का पिता मेरा भाई जैसा दोस्त था, तब मैंने खुद तुम्हारा हाथ उसके बेटे के हाथ में दिया था, मगर फिर जायदाद की लालच ने मुझे अंधा कर दिया और मुझे लगा कि अगर मैं इस परिवार को ख़त्म कर दूंगा तो मेरी सत्ता कायम रहेगी। हसमत की आवाज़ में पहली बार वह गर्व नहीं, बल्कि एक हारे हुए पिता का पश्चाताप था। वह फूट फूट कर रोने लगा और अपनी बेटी के सामने हाथ जोड़कर बोला, मुझे माफ़ कर दो अंजलि, मैंने अपने हाथों से अपनी बेटी की जिंदगी को नरक बना दिया। मैंने इस रिश्ते के सभी सबूत जला दिए ताकि कोई न जान सके कि तुम दुश्मन की पत्नी हो। लेकिन ईश्वर का न्याय देखो कि आज वही सुल्तान तुम्हारा सब कुछ छीनकर तुम्हें फिर से अपना अधिकार दिला चुका है। अंजलि ये सुनकर फर्श पर ढेर हो गई। वह हिचकियां लेते हुए बोली, आपने सिर्फ सुल्तान के परिवार को नहीं मारा पिताजी, आपने मेरी इज्जत, मेरी खुशी और मेरी मान को भी उसी आग में झोंक दिया था। आज मैं जिस बच्चे को अपनी कोख में पाल रही हूँ, वह मेरा पाप नहीं बल्कि आपकी दी हुई वह अमानत है जिसे आपने खुद नकार दिया था। हसमत अपनी बेटी की सिसकियों के सामने गूंगा हो चुका था। उसका वह घमंड जो कभी आसमान को छूता था, अब मिट्टी में मिला था। हवेली का वह हॉल इन पिता बेटी की विलाप और अपराध स्वीकार्यता की गवाही दे रहा था, जबकि बाहर खड़े सुल्तान के गार्ड्स बार बार अंजलि को यह एहसास दिला रहे थे कि अब उसकी जिंदगी का हर फैसला उस व्यक्ति के हाथ में है जिसे उसके अपने पिता ने यतीम कर दिया था। सुल्तान की रवानगी को कई दिन बीत चुके थे, मगर हवेली में फैला यह सच अंजलि के अस्तित्व को भीतर से चाट रहा था। वह हर पल दरवाजे की ओर देखती जहां से सुल्तान गया था, और अब उसे अपनी बेचैनी की तपिश अपनी आत्मा तक महसूस हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह किस भावना के तहत सुल्तान का इंतजार कर रही है। क्या यह वह बचपन का रिश्ता था जिसकी सच्चाई ने उसके दिल में सहानुभूति पैदा कर दी थी, या फिर सुल्तान का वह क्रूर संरक्षण जो उसे अपने ही पिता की से बचा रहा था। वह रात भर जागती रहती और कभी खिड़की से बाहर उन गार्ड्स को देखती जो सुल्तान की गैर मौजूदगी में भी उसकी प्रभुता का प्रतीक बनकर खड़े थे। उसे बार बार सुल्तान का वह स्पर्श याद आता जो उसके पेट पर अपने वारिस के लिए श्रद्धा बनकर ठहर जाता था, और अब वही स्पर्श उसे अपनी जिंदगी का एकमात्र सहारा लगने लगा था। दिन गुजरते गए और सुल्तान की कोई खबर न आई तो अंजलि की भूख प्यास उड़ गई। वह घंटों हवेली के बरामदे में बैठकर रास्तों को निहारती रही, जहां धूल के सिवा कुछ भी नहीं था। उसे लग रहा था जैसे सुल्तान के बिना यह हवेली उसके लिए एक ऐसी कब्र बन गई है जहां उसके अपने माँ बाप की नज़रें उसे अपराधी मान रही हैं। फिर एक रात जब तूफानी हवाओं ने हवेली के दरवाज़ों को झकझोरना शुरू किया, तो अचानक गाड़ियों की हेडलाइट्स की रोशनी दीवारों पर नाचने लगी। अंजलि का दिल धक से रह गया। वह दीवाना बनकर नीचे की ओर भागी, जहां सुल्तान की गाड़ी आकर रुकी थी।
गाड़ी का दरवाज़ा खुला तो सुल्तान बाहर आया, मगर वह वही सुल्तान नहीं था जो जौहर के साथ गया था। उसका वस्त्र जगह जगह से फटा हुआ था, चेहरे पर मिट्टी की परतें जमी थीं और उसकी आंखों की वह पुरानी चमक अब थकान और टूट फूट में बदल चुकी थी। वह लड़खड़ाते कदमों से अंदर आया तो अंजलि ने आगे बढ़कर उसे थामना चाहा, मगर सुल्तान का संतुलन बिगड़ गया और वह अंजलि के कंधे पर अपना पूरा बोझ डालकर ढेर हो गया। उसकी सांसें उखड़ी हुई थीं और वह इतना टूटा हुआ लग रहा था जैसे उसने जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई हार दी हो। अंजलि ने उसके घायल शरीर को संभाला तो उसे महसूस हुआ कि सुल्तान का शरीर बुखार से तप रहा है। वह अधमरी हालत में केवल अंजलि का नाम पुकार रहा था, जैसे इस तूफान में उसे केवल उसी एक किनारे की तलाश थी। अंजलि की आंखों से आंसू बहकर सुल्तान के मिट्टी भरे चेहरे पर गिरने लगे। उसे पहली बार सुल्तान को इस बेबसी में देखकर उस पर तरस आया और उसने उसे सीने से लगा लिया। उसे एहसास हुआ कि यह कठोर दिल इंसान भी भीतर से कितना घायल है, जिसे अपनों की बेवफाई और दुश्मनों की साजिशों ने चूर चूर कर दिया है। सुल्तान ने नासमझी में अंजलि का हाथ थामा और टूटी आवाज में बोला, अंजलि, मैंने सब खत्म कर दिया, मगर मैं खुद भी खत्म हो गया हूं। अब केवल तुम हो मेरे पास, मुझे अकेला मत छोड़ना। अंजलि उसे सहारा देते हुए कमरे की ओर ले गई, जहां अब एक नया इम्तिहान उनका इंतजार कर रहा था। कमरे की बोझिल फिजा में मौत की आहट इतनी साफ थी कि अंजलि का पूरा शरीर कांप रहा था। मंद रोशनी में सुल्तान का पीला पड़ता चेहरा किसी बुझते दीपक की तरह लग रहा था। अंजलि ने कांपते हाथों से जब सुल्तान का खून से भरा कपड़ा उसके सीने से हटाया तो उसकी सिसकियां एक चीख में बदल गईं। एक गहरा और काला पड़ता हुआ जख्म सुल्तान के दिल के पास किसी शराब की तरह मौजूद था, जिसके चारों ओर फैली नीली नसें बता रही थीं कि जहर अब उसके पूरे शरीर में फैल चुका है। सुल्तान ने दर्द की तीव्रता से अपनी आंखें बंद कर लीं और अंजलि का हाथ पकड़कर जबरदस्ती अपने उसी तपते हुए झरीले जख्म पर रखा। उसका स्पर्श बर्फ की तरह ठंडा पड़ रहा था जब वह उखड़ती सांसों के साथ बोला, देखो अंजलि, यही है इस दुश्मनी का आखिरी हिसाब जो हमारे बड़ों ने वर्षों पहले खून से शुरू किया था। मैंने सोचा था कि मैं विजेता बनकर लौटूंगा और तुम्हारे पिता के सामने तुम्हें अपना हक जताते हुए खड़ा रहूंगा, मगर ईश्वर को मेरे खून की बलिदान ही मंजूर था ताकि यह खूनी खेल हमेशा के लिए खत्म हो जाए। अंजलि ने दीवाना बनकर अपना सिर उसके चौड़े सीने पर रख दिया और रोते हुए चिल्लाई, सुल्तान, भगवान के लिए ऐसा मत कहो। आप मुझे इस मोड़ पर अकेला नहीं छोड़ सकते, जहां अभी अभी मुझे आपके इस सच का पता चला है जो मेरे अस्तित्व की बुनियाद था। अभी तो मुझे उस बचपन के रिश्ते को जीना था जिसे मेरे अपने पिता ने मुझसे छुपाया। आपको मुझे माफ़ी मांगने और आपके प्रेम को समझने का मौका तो देना होगा। सुल्तान के नीले पड़ते होठों पर एक आखिरी मुस्कान आई। उसने बड़ी मुश्किल से अपना कांपता हाथ उठाकर अंजलि के भीगे गालों को छुआ और फुसफुसाकर कहा, माफ़ी तो मुझे मांगनी थी मेरी जान। मैंने तुम्हें अपनी प्रतिशोध की आग में झोंका, तुम्हें कैदी बनाया और तुम्हारी मासूमियत का सौदा अपनी आहन से किया। मगर विश्वास करो अंजलि, इस पत्थर दिल सुल्तान का हर धड़कता एहसास केवल तुम्हारे कदमों की धूल था। मैंने तुम्हें जितनी तीव्रता से चाहा, शायद कोई मनुष्य अपनी जिंदगी से भी उतना प्यार न करता हो। उसने लंबी और कष्टपूर्ण सांस ली। उसकी आंखों की वह जंगली चमक अब गहरी नींद की धुंध में खो रही थी। उसने आखिरी बार अपनी पूरी ताकत जुटाकर अंजलि का हाथ अपने पेट पर मौजूद अपने वारिस की जगह पर रखा और वसीयत की आवाज़ में बोला, इसे इस हवेली के झूठे घमंड, जायदाद की लालच और दुश्मनी की इस काली आग से दूर रखना अंजलि। इसे बताना कि इसका पिता कोई दरिंदा नहीं था, बल्कि वह एक हारा हुआ प्रेमी था जिसने केवल अपना वही हक मांगा था जो विधाता ने उसके नाम किया था। मेरी इस बलिदान को व्यर्थ न होने देना और इस बच्चे की मासूम आंखों में वह नफरत न आने देना जो मेरे और तुम्हारे पिता की पीढ़ियों ने खाई। सुल्तान का शरीर एक लेकर स्थिर हो गया। उसकी पकड़ अंजलि के हाथों पर ढीली पड़ गई और उसका सिर एक झटके से अंजलि के कंधे पर ढलक गया।
अंजलि ने उसे पागलों की तरह झड़कर उसका चेहरा चूमा और पुकारती रही, मगर सुल्तान अब इन सारी सांसारिक जंजीरों को तोड़कर उस जहान में चला गया जहां अब कोई दुश्मनी नहीं थी। हवेली की दीवारें अंजलि की इन चीखों से कांप उठीं जिन्होंने मौन को चीर दिया था। बाहर खड़ा ठाकुर हसमत सिंह अपनी हारी हुई आहंग के साथ यह सोच रहा था कि उसके बोए हुए कांटों ने आज उसके अपने ही जिगर के टुकड़े का सगा उजाड़ दिया था, और सुल्तान मरकर भी अपनी प्रेम का वह निशान छोड़ गया था जिसे मिटाना अब किसी के बस में न था।